मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आए रोज हुकूमती नुमाइंदों के बयानात पर होने वाले तनाज़ात और फिर माफी तलाफी से 13 दिन की हुकूमत के वज़ीर आज़म ने मुल्क के नामवर एंकर से मुलाकात में मीडिया से 3 महीने का वक्त मांगा है। यानी जनाब 3 महीने दें और फिर तब्दीली देखिएगा। इससे पहले कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। 25 जुलाई को इमरान खान वोट डालने गए और ज़ाते अखलाकी खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, लेकिन मामला हल हो गया क्योंकि खान साहब ने कहा हमें माफ कर दीजिए। स्पीकर पहले ही रोज भूल गए कि हुकूमती तकरीर के बाद हिस्ब इख्तिलाफ की तकरीर कितनी बार होती है। सीनियर पार्लिमानी रहनुमा खुर्शीद शाह ने दुरुस्ती करवाई। चले कोई बात नहीं, स्पीकर साहब ने कहा हमें माफ कर दीजिए। वजीर दिफा परवेज खटक की मुतनाज़ा तकरीर पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और उनकी जीत के नताइज रोक लिए गए और फिर मामला हल हो गया क्योंकि खटक साहब ने कहा हमें माफ कर दीजिए। कराची की अवाम ने तब्दीली को दिल खोल कर वोट दिए, लेकिन अहले कराची को बड़ा धचका उस वक्त लगा जब तब्दीली वाली जमात के MPA इमरान शाह ने सरेआम एक आम शहरी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चलें कोई बात नहीं, इमरान शाह ने कहा हमें माफ कर दीजिए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नजरअंदाज किए जाने पर तहरीक इंसाफ क़यादत से नाराज हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया और अहम तकरीब में ना बुलाने पर बरहम भी हुए। लेकिन फिर क़यादत ने कहा जाने दे डॉक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए। बिकाऊ माल कहलाने वाले आजाद उम्मीदवारों, डाकू कहलाने वाली मुस्लिम लीग काफ और MQM वालों से हाथ मिलाना पड़ा। चले छोड़ें इन बातों को, हुकूमत साजी के लिए सब चलता है और वैसे भी उन्होंने कह जो दिया था हमें माफ कर दीजिए। उस्मान बुज़दार की नामजदगी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान चौंक गए थे, लेकिन असल झटका तब लगा जब उस्मान बुज़दार की तस्वीर सामने आई, वो वीडियो सामने आई जिसमें वो कभी अपनी फैमिली के साथ जेट में नजर आते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर पर और गाड़ियों के प्रोटोकॉल में भी नजर आते हैं। सादगी और किफायतशारी के नारे के धूल में उड़ा दिए गए। चले इसे भी रहने दें क्योंकि इन्हें माफ कर दीजिए। इमरान खान के वजीर आज़म हाउस से बनी गाला तक हेलीकॉप्टर के सफर पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया और सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद की गई, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, उन्हें भी माफ कर दीजिए। पंजाब के वजीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान की भी माफी तलाफी का मीडिया पर वावेला है। उनकी वीडियोस पर सोशल मीडिया में ट्रेंड्स चले और मामला यहां तक पहुंच गया कि 2 नामवर अदाकाराओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर चौहान साहब को कहना पड़ा चले रहने दें, मुझे माफ कर दीजिए। पाकपतन में सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए DPO के तबादले का मामला इतना बढ़ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना पड़ता है। पंजाब के वजीर आला की अहलियत पर सवाल उठते हैं, उनके किरदार पर शक किया जाता है, लेकिन उन्हें भी माफ कर दीजिए। हुकूमत के आते ही गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के दावे किए गए, लेकिन नए गवर्नर आ गए, वो पुरानी दीवारें आज तक कायम हैं। चलें उन्हें भी माफ कर दीजिए। 100 रोजा प्लान में कितनी गलतियां होंगी और फिर कितनी माफिया होंगी, इस तमाम सूरत हाल पर बात लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमाद अज़हर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मियां अब्दुल मनान साहब और सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ा इवेंटफुल दिन था आज का। आज सुबह से लेकर अब तक शाम तक जो हैपनिंग्स हुई हैं उसमें आज खासतौर पे जो DPO पाकपतन का एक वाकया था उस सिलसिले में खुद नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहाँ पे DPO साहब खुद भी पेश हुए, IG पंजाब भी वहाँ पर पेश हुए। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये किस किस्म का पुलिस के अंदर चेंज आया है, जिस चेंज की हम बात करते थे वो आखिर क्यों नहीं हुआ। यहाँ तक के बात हुई कि 62(1)F भी डिस्कस हुआ कि क्या CM पंजाब के हवाले से 62(1)F का इतलाक होता है या नहीं होता। यहाँ तक बात इस हद तक सीरियस हो गई। उसके बाद और भी डेवलपमेंट्स हुई। आज फवाद चौधरी साहब ने और सवाती साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने RTS सिस्टम इलेक्शन कमीशन के हवाले से और नादरा के हवाले से उन्होंने कहा कि RTS सिस्टम जो है वो काम करना बंद हो गया था
और हम चाहते हैं पूरी तरह फॉरेंसिक तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन नादरा के हवाले से उन्होंने कहा कि इनको हटा के तहकीकात की जानी चाहिए कि आखिर ये इतनी बड़ी गलती क्यों हुई। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की आज चंद सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से मुलाकात हुई और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उस दौरान हुई। उन्होंने कहा कि हमें 3 महीने का टाइम दिया जाना चाहिए, उससे पहले मीडिया पे तनकीद ना करे, उसके बाद बेशक करे, हमारी परफॉर्मेंस को उस वक्त जज किया जाए। लेकिन क्या इसी तरह ही यही मेयार होना चाहिए? इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए। क्या मीडिया ये तो नहीं कर रहा कि गलत इश्यूज की तरफ टारगेट कर रहा है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, मैं अपने आप को भी उसमें से बाहर नहीं निकालूंगा कि क्या हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह मौका मिलना चाहिए कि इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें। मेरे साथ जो एक नया चेहरा, एक नया नाम, एक फ्रेश ब्लड ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मेरे साथ मौजूद है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कम से कम वो लोग जो बार बार एक ही इलेक्शन में एक ही पार्टी से मुंतखब होते रहते हैं, लेकिन अगर कोई नया नाम सामने आता है, ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। मेरे साथ हमाद अज़हर साहब आज स्टूडियो के लिए मौजूद हैं। हमाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। और एक सीनियर पॉलिटिशियन जो कि मुस्लिम लीग नून में थे, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा उन्होंने, ज़हीम कादरी साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद। ज़हीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मियां अब्दुल मनान साहब फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर। मनान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने भी सर हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मेरे ख्याल में हुकूमत के पास ही चलते हैं, हमाद अज़हर साहब के पास। हमाद साहब, ये जो भी डेवलपमेंट हुई, मेरे ख्याल में सबसे पहले जो सुबह जो वाक़या पेश आया, कुछ उसके बारे में बात करें। कितना एम्बैरेसिंग है ये कि आज सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब को ये कहना पड़ गया कि वज़ीर आला पंजाब के हवाले से 62(1)(f) का इतलाक भी जो है वो हो सकता है। और पहले आप लोग ये स्टांस लेते रहे कि नहीं जनाब, हमारे वज़ीर आला का इस पूरे मामले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, आईजी पंजाब ने किया है जो कुछ भी किया है, हमारा कोई लेना देना नहीं। असल रियलिटी है क्या? जी, आज भी आईजी साहब ने कोर्ट के अंदर यही बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर, वैसे तो ये मामला सब जुडिस है, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने यही बयान दिया आईजी साहब ने कि मेरे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं था इनको तबादला करते हुए। और बहुत सारे हकाइक और भी सामने आए। आईजी साहब ने कहा कि वहाँ पे खातून थीं जिनको फिज़िकली मैन हैंडल किया गया, उनको धक्के दिए गए, उनका बाजू पकड़ के, जिसके ऊपर हमने ये एक्शन लिया। तो मैं समझता हूँ कि अभी हकाइक इस केस के सामने आ रहे हैं, और अगर तो वाकई हकीकत ये है कि किसी शख्स ने अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है पुलिस के ऊपर, तो हमारे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तहकीकात जो हैं वो चल रही हैं। हम खुद इंटरनली भी उस शख्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, चाहे वो वज़ीर आला ही क्यों ना हो। अच्छा, मुझे एक बड़ी हैरानकुन बात आज हुई, मैं दोनों खबरों को जरा इंटरलिंक करके आपसे सवाल करूंगा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नादरा के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से, तो ये कहा गया कि जनाब इस सिलसिले में चेयरमैन नादरा को पहले हटाएं, उसके बाद तहकीकात होनी चाहिए। जब यही मामला डीपीओ के हवाले से आता है, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं कहते कि जनाब पहले जरा आईजी पंजाब को हटाएं, उसके बाद तहकीकात होनी चाहिए? क्योंकि इस मामले की जो तहकीकात हो रही हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट दोनों बाज़ाब्ता तौर पे कर रही हैं, और मेरा ख्याल है कि उसमें अगर आईजी साहब अपने ओहदे पे फाइज भी रहें तो वो किसी तरह उस पर हिंड्रेंस नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक नादरा के चेयरमैन का ताल्लुक है, RTS सिस्टम बनाया ही नादरा ने था, और नादरा के जो चेयरमैन हैं, हमें हमारे इतलात हैं, हमें शक व शुबहात भी हैं बड़ी देर से हैं कि उनका बड़ा करीबी ताल्लुक था मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के साथ। अच्छा। तो उनके होते हुए उन्हीं के अंडर जब ये तहकीकात होंगी RTS सिस्टम की, जिसको उन्होंने नादरा के चेयरमैन साहब ने सपोजिटली अपने हाथों से बनाया है, तो मैं समझता हूं कि शायद हमें मुकम्मल तफसीलात मिलने में दिक्कत होगी। इस वजह से हम ये समझते हैं कि उनको हटा देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मंसूर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने हुकूमत अभी फॉर्म की है, हमारे काबीना को हलफ लिए शायद अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, किसी किसी जगह पे लैप्सेस भी हो रहे हैं वहाँ पे, और मीडिया भी निशानदेही कर रही है, और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ खुद भी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं। पूरी फेडरल ब्यूरोक्रेसी में हर बंदा मान रहा है कि इस वक्त जो ट्रांसफ़र्स और अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो बड़े उम्दा लोगों की हो रही हैं। टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं हाउसिंग क्राइसिस के लिए, टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं एहतसाब के लिए, वीकली काबीना का इजलास हो रहा है। इमरान खान साहब ने डिस्क्रेशनरी फंड्स खत्म कर दिए प्राइम मिनिस्टर। मैं आना चाहता हूं, that's very good. नहीं, मेरी I want to come to those positives. I want to come to those positives. आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे और काम भी हो रहे हैं, और लेकिन हाँ। अब ये हमारी मंशा है कि हम किस चीज को पकड़ के उसको फोकस करें, उसको ड्रैग करें। Exactly. बहुत सारे और काम भी हो रहे हैं। Exactly. मैं आपको उसकी एक लंबी तफसील बता सकता हूं। FTR की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। I absolutely agree with you. I absolutely agree. But the problem is कि आपके अपने वुज़रा हमें ये चीजें फीड करते हैं, हमें ये चीजें बताते हैं, एंड देन यू ब्रिंग अस इनटू अ शॉक कि भाई हो क्या रहा है। I'll put an example in front of you. फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये जो पाकपतन का वाकया पेश आया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने। बाय द वे,
میں آن ایئر یہ بات ذرا آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیاض الحسن چوہان صاحب نے آج اس پروگرام میں آنا تھا, ہمارے ساتھ انہوں نے کل کمٹ کیا تھا, لیکن آج انہوں نے معذرت کر لی. ہز چوائس, کوئی ان کا رائٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں. میں صرف آن ریکارڈ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. فیاض الحسن چوہان صاحب نے اس سلسلے میں کیا کہا تھا اس پورے واقعے کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ کے کنیکشن کے حوالے سے, سنیے پھر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. سنیے گا. کل کا جو واقعہ ہے پاک پتن کا, وہ سارا کلیئر ہو چکا ہے. وہ ڈومیسٹک ایشو ہے پولیس کا, وہ ڈپارٹمنٹل ایشو ہے. جو ڈی پی او صاحب تھے ان کے خلاف مختلف شہریوں کی بڑے دنوں سے شکایات آ رہی تھی کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک ایونٹ ہو گیا. اس ایونٹ کا پھر انہوں نے, جس کے ساتھ وہ ہوا, انہوں نے شکایت کی جناب ہائر آفیشلس کو پولیس کے, تو اس شکایت کے اوپر آئی جی صاحب نے اپنے طور پہ یہ ایکشن لیا. کوئی سی ایم صاحب کا, کوئی پنجاب حکومت کا, کوئی آپ کے بنی گالا کا اس کے اندر انوالومنٹ نہیں. کوئی بنی گالا کی انوالومنٹ نہیں ہے, کوئی وزیر اعلیٰ کی انوالومنٹ نہیں ہے. اب دونوں چیزیں غلط ثابت ہو رہی ہیں. وہ کس طرح؟ آج ڈی پی او صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ صرف مجھے وزیر اعلیٰ کے جو پی آر او ہیں انہوں نے صرف بلایا نہیں تھا, وزیر اعلیٰ سے میں خود ملا ہوں, خود ذاتی حیثیت میں ملا ہوں, کیونکہ مجھے کال کیا گیا تھا. ایک بات. اور عمران خان صاحب نے اس پاک پتن کے واقعے کے حوالے سے اینکرز سے گفتگو کرتے ہوئے آج یہ بات کہی ہے کہ میں نے چیف سیکرٹری کو کہا تھا ذرا دیکھنا یہ کیا ہوا ہے جب دوسری دفعہ مجھے شکایت ہے. تو یعنی بنی گالا کی بھی انڈائریکٹلی انوالومنٹ آ گئی, اور وزیر اعلیٰ تو خیر بیچ میں شامل ہیں یا نہیں. اب میں چاہوں گا آپ صرف مجھے آن ایئر اتنی بات کہہ دیں کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈی پی او سے ملاقات ہوئی ہے, صرف ملاقات ہوئی ہے, میں باقی ڈیٹیل میں تو جا نہیں رہا, تب وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا ریزائن کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے, تب بھی نہیں کرنا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک. دیکھیں اس واقعے کی, کیونکہ ابھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, حقائق سامنے آ رہے ہیں, اور میں آج سے پہلے 3-4 دن سے مسلسل جن ٹاک شوز پہ جا رہا ہوں جہاں پہ یہ واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے, میں ہمیشہ ہر اینکر کو یہ کہتا تھا کہ اتنی فرملی اپنی اوپینین تب تک نہ دیں جب تک سارے حقائق سامنے نہ آ جائیں. 3 نئے حقائق سامنے آ گئے ہیں. ایک تو خواتین کو فزیکلی ہراساں کیا گیا, دوسرا 5 اگست کو آج آئی جی صاحب نے کہا کہ انہی شخصیت کے خلاف ہمیں پہلے شکایت موصول ہوئی تھی. اس سے پہلے گزشتہ 2 سال پہلے چودھری نثار صاحب نے اسی شخص کو ایک شہری کے ساتھ بدتمیزی کرنے پہ نکالا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اگر ان کو بار بار ایک شکایت آ رہی ہے کسی اپنے پولیس اہلکار کے حوالے سے, تو انہوں نے اس کو قریب بلایا, اس کی انہوں نے اس سے جسٹیفیکیشن مانگی اور وہ معاملہ آئی جی صاحب کے حوالے کر دیا. اور آج آئی جی صاحب وہی بات کہہ رہے ہیں جو فیاض صاحب نے کہی اپنی پریس کانفرنس میں کہ میں نے بغیر کسی پریشر کے معاملے کے اوپر انکوائری کر کے ان کو ٹرانسفر کیا, کیونکہ ان کی بہت ساری شکایات سامنے تھیں. تو میں تو نہیں سمجھتا اس کے اندر کوئی ایسی حیرت والی بات ہے یا کوئی شکایت والی بات ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کی ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی مزید حقائق سامنے آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے پولیس کو پنجاب میں ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے, اٹونومس کرنا ہے, کے پی کی پولیس کی طرح. بالکل ٹھیک. اور ہم انشاءاللہ تعالی اگر اس میں انڈیو انفلوئنس استعمال ہوا تو ہم اس کے خلاف خود ضرور ایکشن لیں گے. زعیم قادری صاحب, آپ کیونکہ مسلم لیگ نون میں بھی رہ چکے ہیں, آپ چیف منسٹر کے بڑے قریب بھی تھے, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, حماد صاحب نے کہا کہ بھائی بالکل کلیئر ہے, یہ اسی طرح ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, چیف منسٹر کا ایسا رول نہیں ہے جو آپ کریں, اور نہیں ریزائن کرنا چاہیے اگر کسی قسم کا کوئی رول سامنے آ بھی جاتا ہے. نہیں, حماد میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, معذرت کے ساتھ کہ ایک تو پرابلم منصور کہاں رہی کہ جو کلیمز کیے گئے اور جو پکچر پینٹ کی گئی بیفور دی کمنسمنٹ آف دی الیکشنز, وہ اس میں اتنے ہائی بینچ مارکس تھے کہ اوبیسلی اس میں بہت ساری چیزیں انچیویبل بھی تھیں. ہم نے کہا بھی, لوگوں نے نہیں بات سنی یا سنی, ووٹ دیے, اور اب یہ حکومت میں یہ ایشو نہیں ہے. میرے خیال میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ کنورٹ جو کرنا ہے فرام دی اپوزیشن موڈ ٹو دی گورنمنٹ موڈ, اس میں ایک بہت سیریس پرابلم آ رہی ہے پی ٹی آئی کو. اور یہ کہنا میں نہیں سمجھتا کہ حماد جیسے پڑھے لکھے آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر غلطی ہوئی بھی اور تب بھی وہ نہیں کریں گے تو یہ مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. میں نے یہ نہیں کہا. ہاں, وہ نہیں, آپ کا جملہ جو تھا آپ کریکٹ کر لیں. ڈی پی او کی ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, میں نے کہا اگر ملاقات ہوئی تھی ان کے پولیس افسر سے تو سی ایم کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی شکایت والی بات تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. نہیں سر, ملاقات وہ انہوں نے موسم کا حال جاننے کے لیے تو نہیں کی. منصور صاحب میں آپ کو بتاؤں, ہم نیک نیتی سے اس پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. سر مجھے صرف ملاقات بتا دیجئے کہ کیوں ہوئی ہوگی ملاقات. شکایت موصول ہوئی تو ملاقات ہوئی نا. وزیر اعلیٰ, اگر وزیر اعلیٰ کو کسی پولیس اہلکار کے بارے میں شکایت موصول ہوتی ہے تو کیا اسے نہیں ملنا چاہیے, اسے پوچھنا نہیں چاہیے کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ شکایات آ رہی ہے؟ معافی کا نہیں کہا گیا, معافی کا نہیں کہا گیا. منصور میں عرض کروں کہ بیسیکلی نہیں ملنا چاہیے. It is the job of the Inspector General of Police, Punjab,
کہ وہ ان کو کنوے کیا جائے اور وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. ڈائریکٹلی ملنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا. وہ ڈی پی او ہیں, میرے کانسٹیٹوئنسی والے علاقے میں بھی لگے رہے, اچھے آدمی ہیں, پڑھا لکھا, از اے ویری اسمارٹ مین. مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بیکاز آئی ڈونٹ نو دی ڈیٹیلز. لیکن میں تو ایک میکرو لیول کی بات کر رہا ہوں نا, بیکاز یہ ہوتا رہا اور یہ ہوتا رہا, سب کو پتا ہے. اب نہیں ہونا چاہیے سب کچھ, اب بھی ہوگا تو وہ ڈفرنس جو ہے وہ نظر نہیں آئے. اس پہ میرے آپ سے اگریمنٹ ہے. ہاں دیکھیں یہ بات بالکل ذہین کا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیس کا ادارہ آج تک پنجاب میں قائم نہیں ہو سکا, اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کی مداخلت بہت زیادہ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے ادوار میں تو جو وزیر اعلیٰ صاحب کے صاحبزادے تھے ان سے پوچھے بغیر کوئی ڈی پی او ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا. شیمفل. اور اب اگر ہم پاکستان تحریک انصاف والے ایک نئی مثال قائم نہیں کریں گے اس ڈی پولیٹیسائزیشن کی, اور میں عمران خان صاحب کو بڑی قریب سے جانتا ہوں, ان سے اس ایشو پہ گفتگو بھی بڑی مرتبہ ہوئی, سننے کا موقع ملا, وہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں اداروں میں سے سیاسی انٹرفیئرنس. ایک منٹ منان صاحب سے میں ایک جملہ آخری کہہ لوں, اسمال انٹرونشن. عرض یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہی ہو رہی ہیں جو پہلے ہو رہی تھیں. میں اس پرٹیکولر واقعے کی, سسٹمز کی, ٹیکنگ کنٹرولز آف ایوری تھنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائی نے ٹاسک فورسز کی بات کی ہے, میرا شدید اعتراض ہے ان ٹاسک فورسز پہ. ایک تو ایڈیشنل برڈن ہے محکموں پہ, اور اس کے بعد جو آپ کے منسٹرز ہیں ان کی ڈیلیورنس اور ان کی جو ان پٹ ہے وہ کیا ہے. اگر آپ نے ٹاسک فورسز تو پھر there is no difference in شہباز شریف ٹائم اینڈ بزدار's ٹائم. ٹھیک ہے منان صاحب, میں چاہوں گا آپ کا بھی ان پٹ اس پہ آئے. منان صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو طریقہ کار یہ بڑا اچھا انہوں نے اٹھایا ہے. میں زیادہ تر ٹاک شوز کے اندر ان کی میں نے ایک یہ اسٹریٹجی دیکھی ہے. آپ ان کے اوپر جس بات پہ بھی تنقید کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جناب وہ جو پچھلے گئے ہیں ہم ان سے تو بہتر ہیں. وہ تو اب یہ دیکھیں نا, جس طرح میں نے ابھی ان سے بات کی, میں نے ان کے سامنے اگزامپل رکھی, میں کہا جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ چیف منسٹر نے یوں کیا, یہ کیا, یہ کیا. تو وہ انہوں نے تھک کر کے مجھے جواب دے دیا. انہوں نے کہا چیف منسٹر کا بیٹا بیٹھ کے سارے ڈی پی اوز لگاتا تھا, تب ٹھیک تھا آپ لوگوں کے لیے, تب بالکل آپ سکون میں تھے. میں کیا جواب دوں اس بات کا, میں اور واقعی میرے پاس نہیں ہے جواب. میں ان کو اس طرح کس طرح سیٹسفائی کروں کہ واقعی پچھلے سے تو کم از کم آپ پہ چیف منسٹر خود کر رہا ہے, اس کا بیٹا تو بیٹھ کے سارے کام نہیں کر رہا. جی مجھے اجازت ہے خان صاحب. سر پلیز. میں پہلے تو سلام میرے بھائی زعیم قادری کو, حماد اظہر صاحب کو بھی میرا سلام. بات یہ ہے جی کہ یہ مثال ایسی دی ہے حماد اظہر, بڑی اچھی مثال دی ہے کہ وہ ہمارے گاؤں میں سردار صاحب کا بیٹا فیل ہو گیا, وہ رزلٹ شیٹ لے کر آیا اور کہنے لگا باپو فلانا بھی فیل ہو گیا, فلانا بھی فیل ہو گیا, فلانا بھی فیل ہو گیا. اس نے کہا بیٹا جی اپنا رزلٹ بتاؤ. اس نے کہا جب سارا پنڈ فیل ہو گیا تو میں بھی فیل ہو گیا. چلیے عبد المنان صاحب نے یہ تو مان لیا کہ یہ فیل ہو گئے. میری اس مثال کی وجہ سے یہ تو تسلیم کر لیا کہ ان کی حکومت فیل ہو گئی. میری اب بات سن لے, میں نے بڑی خاموشی سے آپ کی باتیں سنی ہیں. اگر آپ ایک تبدیلی کا دعویٰ کر رہے ہیں, نئے پاکستان کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور آج جو کچھ ڈی پی او صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے بیان دیا ہے وہ کیس پراپرٹی ہے. آپ قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, اور کیس پراپرٹی میں ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ ساری عمر کے لیے ریکارڈ ہوتا ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے بلایا گیا, اور رات انہوں نے یہ کہا ہے آج چیف جسٹس صاحب نے کہ رات کو 1 بجے آپ نے ان کو بدل دیا, اور یہ صبح دن نہیں چڑھنا تھا. تو اس معاملے میں کلیئر کٹ جو انٹرفیرنس ہے وہ نظر آتی ہے. جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے اب تو 1% بھی شائبہ نہیں رہا کہ اس میں سی ایم کی یا اس کے آفس کی انٹرفیرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں منان صاحب, لیکن میرا کویسچن تو دوبارہ وہی ہے نا, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ مجھے پتا ہے میں اب یہی بات جو میں حماد صاحب سے دوبارہ سوال کروں گا, انہوں نے پھر یہی کہنا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی حمزہ شہباز تو نہیں ہے, یہاں پہ کوئی حمزہ, انہوں نے وہ کہتے ہیں جناب آپ تو ہمارے ہیلی کاپٹر. خان صاحب کے لطیفے نے تو ایکسپلینڈ اٹ آل. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, سنیں اب آپ بھول جائیں حمزہ شہباز کو. کب تک حمزہ شہباز کا سر میں اس لیے نہیں بھول سکتا منان صاحب. نہیں سر, فواد چودھری صاحب نے کر کے آئے تھے, اب قوم کو یہ بتائیں. نہیں, فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر جب ان سے ہیلی کاپٹر کا سوال ہوا تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جناب 2.5 کروڑ روپے کا بل بھیجنے لگے ہم لوگ نواز شریف صاحب کو, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مریم نواز اور بچے جو ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے جو ہے وہ جھولے لیتے رہے جہازوں کے اندر. جی بالکل 55 روپے کے حساب سے بھیج دیں, جو انہوں نے خود فرمایا 55 کے حساب سے بھیج دیں, وہ 2.5 کروڑ کا 5 لاکھ رہ جائے گا.
आप जरा सुने, मैं चाहूंगा जरा सुने फवाद चौधरी साहब ने आज कहा क्या है इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिएगा जरा। ये एक्सपेंसेस हैं जो हसन, हुसैन और मरियम नवाज शरीफ ने सरकार के खर्चे के ऊपर ट्रैवल किया जहाज में। ये 1,71,48,603 रुपया एक है, और इसके साथ जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया बच्चों ने, ये 62,30,000 रुपए का जो हेलीकॉप्टर एक्सपेंस है ये किया गया है। लिहाजा हमने ये फैसला किया है आज कि ये जो पैसे जो खालिस्तन गैर कानूनी जो है वो लॉग बुक से ट्रेस हुए हैं, और ये जो पैसा है तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का, इसका बिल जो है वो नवाज शरीफ साहब को भेजा जाएगा और ये पैसे उनसे रिकवर किए जाएंगे। 2.5 करोड़ रुपए का बिल है जो रिकवर किया जाएगा। और सूरत हाल यही है, क्योंकि मैं इस वक्त जो सारी डिस्कशन हो रही है, मैं दोबारा इमरान साहब ने जो एग्जांपल दी थी कि जहां पूरा पिंड जब फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है। ये एग्जैक्ट सिचुएशन है, ये हमारी पॉलिटिक्स की एग्जैक्ट सिचुएशन है कि एक आम पाकिस्तानी वो लेफ्ट को देखे तो वही चीज नजर आती है, वो राइट को देखे तो वही चीज नजर आती है, लेकिन एंड में होता ये पूरा पिंड तो फेल होता ही होता है। वो जो वोटर होता है, वो जो पाकिस्तानी वोटर होता है जो वोट डालने जाता है, सबसे पहले वो फेल होता है। मैं मजीद इस पर बात करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस क्या है। हम कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ 12-13 दिन के अंदर ही उनको एनालाइज करके मीडिया या मैं या आम जो पाकिस्तान का शहरी है वो कहीं उनसे ज्यादती तो नहीं कर रहा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मैं हूं हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमाद अज़हर साहब ने यह फरमाया कि जनाब जो भी सूरत हाल है, डीपीओ के साथ वज़ीर आला ने जो कुछ भी किया या नहीं किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक नॉर्मल प्रोसीजर है और आगे सोचने की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले दौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज जो हैं वो डीपीओ को लगाया करते थे, उससे तो सिचुएशन बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यही मौरूसियत जिसके हवाले से वो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, यही मौरूसियत जब टिकटों की बांट के ऊपर आती है तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमें छलकती हुई नजर आती है। परवेज खटक साहब जो साबिक सीएम रहे हैं केपीके के और अब इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने टिकटों की बंदरबाट किस तरह की है जो इलेक्शंस गुजर चुके हैं उसके अंदर भी। ये मैं सूरत हाल आपको मैं दिखाता हूं कि मौरूसियत के हवाले से उन्होंने ये खटक क्लैन जो है इस वक्त, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि उनकी भाभी पार्लियामेंटेरियन बन चुकी है नफीसा खटक, उनके भाई लियाकत खटक जो हैं वो भी इस वक्त इसमें शामिल है, इमरान खटक दामाद उनको भी नवाजा गया है, साजदा खटक भतीजी उन्हें भी नवाजा गया है, इब्राहिम खटक बेटा उन्हें भी नवाजा गया है। तो जनाब वो शरीफ खानदान जहां पे एक जगह पे हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करके ही जा चुका है, जिसमें से आधा तो कम से कम इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, आधा जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तो एक और खानदान जो है वो भी इस वक्त तैयार हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं होता, भूल जाइए सबको, क्योंकि नया पाकिस्तान बनने लगा है, तब्दीली आने लगी है। लेट्स कम एंड डिस्कस द पॉजिटिव। इसको भूल जाइए जो थोड़ी देर पहले मैंने सारी बात। हम आदर साहब सर, सबसे पहली बात तो ये है कि नफीसा खटक जो हैं वो तकरीबन 20 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। परवेज़ खटक साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने से पहले भी वो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन थी। लियाकत खटक साहब जो और परवेज़ खटक साहब कौन करंटली सियासत में रहे हैं, पहले जब वो दूसरी जमातों में भी होते थे, दोनों सियासत में एट वन टाइम होते थे और कंटेस्ट करते थे। जो बाकी उनके ख़ानदान के लोग हैं, खटक ख़ानदान का खैबर पख्तूनख्वा के एक हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा असर व सरूख है। वहाँ पे जो कंस्टिट्यूंसी की रियलिटीज़ थी उनको सामने रखते हुए हमने इसलिए उन 2 से 3 लोगों को वहाँ पे टिकट दिए। लेकिन जो बाकी उनके लोग के ख़ानदान है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अलहदा शनाख्त है। इसको आप इस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते कि बड़ा भाई जो है वो वज़ीर आज़म, छोटा भाई वज़ीर आला, बड़े भाई की बेटी वफाकी काबीना के ऊपर बैठी है, छोटा भाई का जो बेटा है वो पूरे पंजाब को चला रहा है। उससे इस चीज़ से आप कंपेयर ना करें, थोड़ा सा प्रोपोर्शन में रखें। कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स मंसूर खान नहीं बनता। चलें नहीं बनता। अगले पॉइंट की तरफ जो आपने, चलें पहले आप बोल लें फिर मैं जवाब। अच्छा, अगला पॉइंट आपने ये कहा कि जी और भी बड़ा कुछ हो रहा है। देखें पाकिस्तान अभी हमें सिर्फ 10-15 दिन ही हुए हैं हुकूमत संभाले, अभी तो दफ्तरों के जो रास्ते और स्टाफ के साथ तारुफ हो रहा है, लेकिन इस दौरान ही हमने जो इनकलाबी कदम उठा लिए हैं कि
60 से 70 अरब रुपए के जो डिस्क्रेशनरी फंड्स होते थे प्राइम मिनिस्टर के और मिनिस्टर्स के, वो ख़त्म कर दिए गए। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग, पिछले 3 साल से FBR कमीशन रिपोर्ट जो बनी थी और सेनेट की कमेटीज़ उसको मांग रही थी, उस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 10 अरब दरख्त लगाने की मुहिम पूरे पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब सेनेट में पेश हो चुके हैं, हाउस के अंदर जो वो रवायात सेट कर रहे हैं, हमें एक डिप्लोमेटिक फतह हुई है ये नामूस रसालत वाले इशू के ऊपर। RTS की इंक्वायरी ऑपोजिशन तो दूर की बात है, हम खुद डिमांड कर रहे हैं, हुकूमत में बैठ के डिमांड कर रहे हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए रेल की जो सहूलियात हैं वो मुफ्त करें। ऐसी में आपको अगले 20 मिनट तक मैं आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ 15 दिनों के अंदर जो हम इनकलाबी कदम उठा सकें। ठीक, ये बात ज़रूर दुरुस्त है कि कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसकी जो तवज्जो तलब है, जिनको हम खुद देख रहे हैं, बड़ी तशवीश के साथ देख रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें जो हमसे माजी में लोग गुजरे हैं उनसे मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए, इसी चीज़ का हमें मैंडेट मिला। ये हम खुद देख रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को हमें प्रोपोर्शन में रखना होगा। हमें हर चीज़ को हम कितनी अहमियत देते हैं, मंसूर साहब ये आपका अब जिम्मेदारी है कि आप हर चीज़ को उसकी जगह पे अहमियत दें। फयाजुल हसन चौहान का अगर ऑफ कैमरा एक कमेंट है और वो हकीकत में वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, लेकिन आया उस पर 4-4 टॉक शोज जायज़ हैं, आया उस पर एक हफ्ता टॉक शोज जायज़ हैं? मेरा नहीं ख्याल। मुल्क में इस वक्त इनकलाबी किस्म के कदम उठाए जा रहे हैं, वो भी तवज्जो मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को हमें बैलेंस में रखना चाहिए, प्रोपोर्शन में रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट है। मनान साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मेरे ख्याल में ये बात तो उनकी फिर वैलिड बनती है कि जनाब खटक खानदान का शरीफ खानदान के साथ ताल्लुक नहीं है, कि जहां पे एक भाई जो है वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ था और एक भाई वजीर आजम बना हुआ था, और उसके बाद छोटा जो शरीफ था, मतलब हमजा शहबाज, उनको वो प्रोटोकॉल मिल रहा था जैसे वो कोई सीनियर मिनिस्टर हो। तो यहां तक तो इनकी बात सही बनती है। फिर देखिए मेरी बात सुने, अब इनको तनकीद पर है, तनकीद मैं इन पे नहीं करूंगा। क्या ये करते रहे हैं, मैं पिछले 5 साल कौमी असम्बली में बैठकर सुनता रहा हूं, मैंने एक एक बात सुनी है। जो कुछ ये फरमाते रहे हैं मैं वही बातें दोहरा दूं तो इनके पास जवाब नहीं होगा। ये कहते हैं दरख्त लगाने हैं, कौन दरख्त लगाने से मना करता है भाई? दरख्त लगाएं, महकमा जंगलात मौजूद है, सारे लोग लग जाएं, बाद में हम देखेंगे कि कोई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हम इंपोर्ट करेंगे और फिर 10 अरब गिन लेंगे कि 10 अरब लगा कि नहीं। पहले 1 अरब KPK में भी लग गया है। बात इनका 10 पॉइंट एजेंडा है खान साहब, 10 पॉइंट में से 4 पॉइंट पे हम इनको दरखास्त करेंगे कि हम ये भी नहीं कहते कि अभी इनको छेड़ो, 100 दिन के बाद छेड़ो, 300 दिन के बाद छेड़ो। मैं ये चाहता हूं कि 3 साल के बाद ये जवाब पूछा जाए कि जनाब 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी दी, 50 लाख घरों में से कितने घर बनाए, आपने बिजली का रेट आधा किया कि नहीं, आपने पेट्रोल का रेट आधा किया कि नहीं। पेट्रोल तो सस्ता हो गया सर आज 2 रुपए। जो शेख रशीद साहब फरमा रहे, जरा सुन ले, पहले मेरी सुन ले। ये जो शेख रशीद साहब फरमा रहे ना बुजुर्ग साहियों का, ये तो हमने 17 में पास कर लिया था। ये तो हमारे कानून को वो दोहरा रहे हैं। सिर्फ शेख रशीद साहब ये समझ लें कि उनकी उम्र के आदमियों को हमने आधा किराया माफ कर दिया। इमरान साहब, लेकिन इजाजत दीजिएगा, मैं इमरान खान साहब को यहाँ पे डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम 1-2 चीजें, 1-2 पॉजिटिव्स जो मैंने भी देखे और ये जरूरी है कि मैं उसको जरूर बताऊं। एक जो कल विजुअल सामने आए, जब वो उन्होंने GHQ का दौरा किया, उनको 8 घंटे की वहां पे ब्रीफिंग मिली, बड़े अच्छे विजुअल्स गए, पूरी दुनिया के अंदर बड़े अच्छे विजुअल्स गए कि सिविलियन क़यादत और हमारी फौज की क़यादत वो एक पेज के ऊपर हमें नजर आती है। दूसरी बात यह कि कम से कम नए चेहरों को लेकर आए हैं ये लोग, वो पुराने चेहरे जो बार बार आपकी पार्टी के अंदर जो हमें बार बार नजर आते थे, उससे कुछ हद तक जान छुड़ाई, सारी नहीं छुड़ाई लेकिन कुछ हद तक छुड़ाई। कुछ पॉजिटिव्स तो हो रहे हैं, कम से कम कुछ वादे तो हो रहे हैं। वादे नहीं होंगे पूरे, जारी बात है, इनसे हम जरूर सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने कम से कम कुछ ना कुछ तो अपना प्रॉमिस तो सामने रखा है ना कि जनाब ये हमारा विजन है। मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, कौन सी पार्टी आई नून जिसमें नए चेहरे नहीं आए? हाँ, जितने पुराने ईमानदार लोगों को खान साहब ने एडजस्ट किया है इस नारे के साथ कि करप्शन खत्म करनी है। मैं लोगों का नाम लेकर माहौल नहीं खराब करना चाहता। मंसूर अली खान साहब, चौधरी परवेज लाई से लेकर एक एक आदमी बाबर अवान तक चले जाएं और फिर आप ईमानदारी के डंडोरे पीटें, आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। चले आगे चले। ज़हीम काजी साहब, ये सारी सिचुएशन आपने सुनी है। ये मैं अब वो मुझे बार बार आपकी कॉन्फ्रेंस करना, वो एक वो जुमला बार बार याद आता है कि ये वो लाहौर शहर के हवाले से जो आपने कहा था, लाहौर पंजाब सियासत पॉलिटिक्स वेरी सिंपल। हाँ, आपने शरीफ खानदान, तो फिर हबाद जो बात कर रहे हैं वो फिर दुरुस्त है। कम से कम उस वो जो खानदान की सियासत में हम फंसे वैसे उसमें तो कम से निकल आया ना। लेकिन मंसूर वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या
नए चेहरे तब्दील कर लेने से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमाद साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया, मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा कानून के मुताबिक इनका राइट है 5 साल इनको मिलने चाहिए। और ये जो चीज़ें क्रॉप अप हुई हैं सारी आज, ये अपोजिशन ने नहीं की हैं, इसमें इनकी अपनी एक बात इन्होंने बीच में इन्होंने की, एक सवाल आपसे, एक इन्होंने हॉलैंड के हवाले से, जो नाबूस रसालत के हवाले से उन्होंने कहा कि ये भी हमारी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है। आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जब ये एंकर पर्संस मिल रहे थे वजीर आज़म इमरान खान साहब से, तो फ्रांस के जो सदर हैं उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने कॉल नहीं अटेंड की, उन्होंने कहा कि मैं बिजी हूँ, भी ये बाद में करना। हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक दिस इज अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, दीज आर नॉट डिप्लोमेटिक नॉर्म मंसूर अली खान साहब। अच्छा, ये पहले प्री कमिटमेंट होती है, अचानक टेलीफोन ही कहता है जैसे चीनी का सौदा हो रहा है। ऐसी बातें ना करें, नहीं हुआ इस तरह, नहीं होना चाहिए, ये गलत बातें हैं। फ्रांस के सदर ने टेलीफोन कर दिया जैसे चीनी की बोरियां लेनी थी। मुझे साहब जरा कमेंट कर ले प्लीज। ये हमेशा इमरान साहब मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं जरा ज़हीम काजी साहब कमेंट कर। मैं आपको बताऊं, ये मैं आज वाला ड्रामा भी आपको बताऊं। अच्छा मैं आता हूं सर, मैं आता हूं ज़हीम काजी साहब। Especially talking to somebody calling from G8, that matters, and French president means business। और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं कि ये पहले डिटेलिंग तय होती है कि इतने बजे वो आपको कॉल करेंगे, निचले लेवल पे डिसाइड होता है। हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? सर ये तो हमारे वजीर आज़म ने एक जुर्रत दिखाई है ना, आई एम बिजी राइट नाउ, ये जुर्रत नहीं है ना, that spoils your diplomatic relationship with very important countries। And let me tell you, France is one of the G8 big players around, so you've got to be careful about this। लेकिन ये मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है मंसूर साहब। मैं ये सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कह रहे हैं ना, let's come to the point। आज 30-35 गाड़ियों को नीलाम करने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। अच्छा, यहाँ क्या होगा कि इन गाड़ियों का नीलाम करने जाएंगे तो इनकी जो कीमत मिलेगी, वो कीमत ऑब्वियसली स्टेटिस्टिकली कैलकुलेट होगी प्रो रेटा बेसिस पे कि अब इसकी डिवैल्यूएशन के बाद क्या वैल्यू रह गई है, उस पे ये बिकेगी और फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फॉर गॉड सेक, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे क्लेम्स किए, वो लोगों को पसंद आए, लोगों ने वोट दिए। अच्छा, टाइम इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। डिलीवरेंस का रोड मैप दें, मिड शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके रिसीवेबल्स और ड्यूरेबल्स दें। साहब इसमें जवाब सर, मैं उस वक्त कंपैरिजंस करूंगा आफ्टर, जिस तरह उन्होंने कहा 3 महीने, मैं एग्री करता हूं खान साहब से, दुरुस्त कहा उन्होंने। 3 महीने बाद आपको वो रोड मैप नजर आना शुरू हो जाएगा कि क्या ये उस पटरी पे चढ़ गए। हमाद साहब आपको वो रोड मैप अभी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले ज़हीम कादरी साहब ने एक सवाल रखा था हमारे साहब के सामने, और वो ये था कि जनाब एक ओरिजिनल रोड प्लान हमारे सामने रखिए और वो उस पर बताइए, उस पर बात करते हैं। तो क्या रोड प्लान कोई मौजूद है ये नहीं, क्योंकि IMF के हवाले से अब बात हो रही है कि जनाब ज़रूरत पड़ सकती है। असद उमर साहब ने फरमाया कि जनाब आज ही उनका ये बयान सामने आया कि $9 अरब हमें चाहिए इसी वक्त पाकिस्तान को चलाने के लिए। तो हमारे साहब अब हमारा रोड प्लान क्या होगा, किस तरह आप हैंडल करेंगे? एक तो बड़ी तफसील के साथ जो चेयरमैन इमरान खान साहब ने कौम से खिताब फरमाया, तो उन्होंने अपनी तरजीहात को लिस्ट किया, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें जो नंबर 2 प्रायोरिटीज़ जो टॉप पे हैं इस वक्त हमारे, वो तो एक है मईशत को स्टेबलाइज़ करना और अपनी फॉरेन पॉलिसी को नॉर्मलाइज़ करना। आपको पता है हमारा तजारती खसारा इस वक्त $18 अरब से क्रॉस कर चुका है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई 7.5% पे जा चुका है। एक मिनट, जो डेट टू GDP रेशियो है वो हमारा 60 से लेके 73% में चला गया। बहुत सारा जो नुकसान हुआ है वो पिछले 1 साल में हुआ है। और जो पिछला एक बजट आया है, जो लास्ट बजट आया है, मैं समझता हूँ, जो मेरे दोस्त मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, लेकिन पाकिस्तान की इक्तिसादी तारीख में उससे ज़्यादा गैर जिम्मेदार बजट आज तक पहले कभी नहीं आया। ठीक, हमने अब पहले अपनी इकोनॉमी को नॉर्मलाइज़ करना है। अभी हमने इस चीज़ का फैसला तो नहीं किया कि हमने IMF के पास जाना है कि नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि माजी में जिस तरह इसहाक डार साहब डे टू डे बेसिस पे इकोनॉमी को चलाते थे और मुल्क को चलाते थे और काबीना को चलाते थे, वैसे अब नहीं होएगा। ठीक, हक में का एक 5 ईयर प्लान बनेगा
وہ 5 ایئر پلان پارلیمنٹ کے سامنے ہم رکھیں گے اور قوم کے سامنے ہم رکھیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے اگینسٹ ہمیں جج کریں گے. ہم اس کے جو لینڈ مارکس ہیں, بینچ مارکس ہیں, ہم آیا ان کو اچیو کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو چارٹرڈ انہوں نے بات کی ڈار صاحب کی, تو ڈار صاحب was never an economist or a political economist. He was a chartered accountant and he was doing window dressings. اس کا جو نقصان ہوا وہ قوم بھگت رہی ہے, بھگتے گی. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اس اویلیبل ریسورس میں کیا تیل نکلا ہے عمران خان صاحب کے آنے سے؟ تو the answer is no. آپ کو کیا وہ ایمنسٹی اسکیم کی مخالفت کرنی چاہیے تھی جو آئی اور آپ نے اس کو بہانگ دھول جو ہے وہ کنفرنٹ کر دیا؟ کیا آپ قرضے تو اچھے ہوتے ہیں بھائی, آپ اس کو کنورٹ کیجئے گروتھ ریٹ میں, اس کا اثر کھائیے مت. اگر وہ غلط جگہ پہ استعمال نہیں ہوں گے تو وہ اچھا ہوگا, کنورٹ ہوں گے گروتھ ریٹ میں. آپ کہہ رہے ہیں ہم قرضہ بھی نہیں لیں گے, پھر آپ جائیں گے تو لوگ بات کریں گے. ایک سیکنڈ, آخری بات یہ ہے کہ یہ فائنینشیل جس یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں نا, اکنامک یو ٹرن, وہ ایک دن میں نہیں ہوگا. ٹھیک, آپ کو دینی چاہیے, پھر وہی کہوں گا شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم پالیسیز, اور آپ کو جانا پڑے گا منان صاحب, اور آپ کی آسٹیرٹی جو ہے وہ اس ملک کے بجٹ کو تبدیل. منان صاحب آج ہمارے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں نے خرچے کم کرنے ہیں اور مجھے دیکھ کے لوگ پیسے دینے کو تیار ہیں, میں پیسہ لا سکتا ہوں پاکستان کے. نہیں, وہ جتنے تیار ہیں. آج میڈیا کو کہا ہے کہ آج میری مدد کرے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے. آپ میری بات ذرا تسلی سے سن لیں. آج سینٹ میں اسد عمر صاحب نے فرمایا ہے کہ 42 ارب ڈالر کے قرضے لیے اور 70 ارب ڈالر ہماری گورنمنٹ نے واپس کیا. 42 ارب لیا, اور یہ اسد عمر صاحب نے آج سینٹ میں آن فلور کہا ہے. باقی جو باتیں ہیں, ٹیکس جو ڈیتھ ٹو جی ٹی پی ہے وہ امریکہ کا کتنا ہے, جاپان کا کتنا ہے. بہت شکریہ عبد المنان صاحب, زعیم قاضی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, جاتے جاتے صرف ایک چھوٹی سی خبر شیئر کروں گا. اڈیالہ جیل کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں سے سیاست کی بو آ رہی ہے. اس کی تفصیلات میں آپ کو اتوار کو دوں گا. تب تک کے لیے تھوڑا انتظار کیجئے گا. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. میں ہوں ہنا عادل. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے.